हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। दिस इज अ लेक्चर नंबर 14 ऑफ वज सीरीज एंड आई नो वीडियो आने में बहुत डिले हो गया। सॉरी टू ऑल। जिन्होंने भी पेशेंस दिखाया उनको थैंक यू दिल से, क्योंकि इतने दिन का गैप होने के बावजूद भी बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने वेट किया, जिनको मेरे पे फेथ था कि वीडियो जरूर आएगा। तो उनको तो दिल से थैंक यू। बाकी मेरे साइड से बहुत बड़ा वाला सॉरी कि वीडियो आने में इतना डिले हो गया, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और लास्ट जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने बताया भी था रीजन, बट खैर अब वो टाइम जा चुका है। और नाउ ऑनवर्ड वीडियोस रोज आएंगे, लेक्चर्स रोज डिलीवर होंगे। और इस सीरीज को मतलब माय फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब अभी मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि मुझे इस सीरीज को खत्म करना है और बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से खत्म करना है। तो जो हमसे नए एस्पिरेंट जुड़े हैं थोड़ा उनको बता देते हैं कि वज्र सीरीज क्या है। देन आफ्टर थोड़ा बहुत बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे बीच में एक लंबा गैप हो गया है, बहुत लंबा गैप हो गया है। आई थिंक 15 डेज का तो गैप हो ही गया है। तो थोड़ा ये जो बैरियर हो गया हमारे बीच में, थोड़ा इसको तोड़ेंगे। हमारे और आपके बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। और देन आफ्टर हम थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी हम बताएंगे कैसे कंप्लीट करने वाले हैं और कैसे क्या क्या करने वाले हैं इस सीरीज को कंप्लीट। तो सबसे पहले जो हमसे नए एस्पिरेंट जुड़े हैं, थोड़ा आप वज्र सीरीज के बारे में जान लीजिए। बाकी ओल्ड जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वज्र सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, बीपीएससी के पीवाईक्यूज थ्रू दिस बुक, मतलब तर्कस, एंड यूपीएससी के पीवाईक्यूज लास्ट 31 ईयर के हम कंप्रेहेंसिवली कंप्लीट करेंगे। मतलब यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज रहेंगे ना, इसको हम सेलेक्टिवली टैकल करेंगे। बस टैकल क्या करना है हमको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को। कि जो भी क्वेश्चंस जैसे बीपीएससी एडीओ का पेपर हुआ था, देखिए आज बहुत एक लंबा गैप के बाद वीडियो बना है, तो थोड़ा बहुत आज थोड़ा बहुत बातें भी होंगी, थोड़ा बहुत आज कॉन्सेप्ट भी बात होगा फिजिक्स के। बाकी बहुत चीजें बताया जाएगा आपको, जैसे लाइक दिस क्वेश्चन कि थोड़ा एग्जांपल दे दिया जाता है कि एजर्शन में जैसे पूछा है ना कि ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द असेंट ऑफ सैप, और रीजन में क्या है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द रूट्स। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, एजर्शन और रीजन बेस्ड। बाकी एक ऑप्शन और बढ़ा दिया गया है, ई ऑप्शन, जिसको करना बहुत कंपलसरी हो गया है, अब तो छोड़ भी आप नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप एक जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गया है। बीपीएससी के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, आप कहीं ना कहीं एक इवॉल्विंग फेज में हमको देख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं थोड़ा उसको भी देखेंगे सेलेक्टिवली तरीके से, कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। बाकी बीपीएससी के पीवाईक्यूज को तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें से हमें क्या मिलेगा, थीम मिलेगा, रिपीटेटिव थीम्स। और इसको हम 360 डिग्री पे कर लेंगे विथ वैल्यू एडिशन। जो भी हमसे पढ़े हैं वो तो जानते ही होंगे, बाकी जो नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया था कि हम क्या करने वाले हैं। तो वज्र सीरीज क्या होगा, ये अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, और ये एकदम फ्रीली अवेलेबल रहेगा और बहुत टाइमली मैनर में खत्म होगा। मतलब एक टॉप प्रायोरिटी होता है ना किसी पर्सन के लाइफ का, तो मेरे मेरे लाइफ का टॉप प्रायोरिटी है कि इस सीरीज को खत्म करना है और बहुत ही अच्छे से खत्म करना है। मतलब कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको मतलब ये फील ना हो कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ और टाइमली खत्म नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम तो है कि इसको टॉप प्रायोरिटी में रख के इसको खत्म करना है इस सीरीज को, और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। बाकी थैंक्स टू ऑल जिन्होंने पेशेंस दिखाया, जिन्होंने वेट किया, इतना फेथ दिखाने के लिए बहुत दिल से थैंक यू है। तो वज्र सीरीज में हम क्या करने वाले हैं ये तो आपको पता है, और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। जिन भी बच्चों का दिमाग थोड़ा बहुत भटक रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। बाकी आप जो भी रूटीन फॉलो करते हो वो भी कर सकते हो, बट इस सीरीज को आप कर लो। मतलब उम्मीद यही है कि इससे क्वेश्चन लगभग फंस ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये तो इस सीरीज के बारे में था। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारा जो बीपीएससी मंत्र ऑफिशियल का है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक। वेट अ सेकेंड, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। बाकी हम बहुत कुछ अपडेट करने वाले हैं टेलीग्राम पे अपने आप आपसे, मतलब आप समझिए बस, जो आज 16 तारीख है, 16 ऑफ अगस्त, 16 ऑफ अगस्त है। बाकी आपको 17 ऑफ अगस्त से बहुत चीजें अपडेट मिलेगा, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्टिवली रहूं इस फील्ड में।
बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसर्न हो, आपको कोई भी इश्यूज हो, आप हमें मेल कर सकते हैं। रॉकी राहुल 228@gmail.com। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो रिगार्डिंग एग्जाम। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो खुला प्लेटफॉर्म है, आप बता दीजिएगा। आपको नहीं ऐसे समझा पाऊंगा तो मैं आपको 1 to 1 समझा दूंगा, तो इसका आपको इशू नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। और हाँ, एक बात और, आज से समझ जाइए कि हम थोड़ा फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस वाला सेक्शन। तो जो भी बच्चों का साइंस बहुत वीक है ना, आप बस इस सीरीज को एक बार देख लीजिए। मतलब पीवाईक्यूज के अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, वो आपको मैं कंप्रेहेंसिवली समझा दूंगा, विथ विजुअल इमेज, सब कुछ मतलब दिखा दिखा के, कि मतलब आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपका वो भी कंसर्न सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 1 to 1 में। तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, फ्री की चीज है, एकदम अच्छे से, बहुत डेडिकेटली आप ही के लिए लाया जा रहा है, मेहनत से। तो आप इसको फॉलो करिए। बाकी इसका लाभ आपको एग्जाम जब आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे, थोड़ा मुझे रिमाइंडर करना पड़ेगा चीजों को। अब वो तो थोड़ा देख के पता चलेगा कि हम लोग ने क्या पढ़ा था। ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े थे। ये हो गया था, आई थिंक इतना हम लोग पढ़ लिए थे 23 तक। 24 से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैडो। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, देखिए आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। आज फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे। फिजिक्स, जिसका मेरे हिसाब से 3 लेक्चर होने वाला था, एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा पिछला जाके। एक लेक्चर आज होगा, छोटा होगा, बहुत बड़ा ये लेक्चर नहीं रहने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो बच्चों को लग रहा था कि मतलब सीरीज कंटिन्यू हो पाएगा या मास्टर चले गए, ये वीडियो आज उनके लिए बस है। ठीक है, कि मतलब उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उनको सॉरी बोलना था। तो दिस इज अ सॉरी वीडियो, प्लस दिस इज अ थैंक यू वीडियो, कि आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया है, इतना प्यार किया आपने। तो ये वीडियो उनके लिए बस है, जिनको मैंने बोला था कि भाई आज वीडियो बनेगा ही बनेगा। और प्लस एक वीडियो कल आएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा वो, और उसी में हम पूरा फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि 3 वीडियो, मान लीजिए कि ये वीडियो तो बहुत छोटा है, ये समझिए ये इसी का हिस्सा था, लेकिन मैंने बता दिया कि वीडियो क्यों बनाए। तो मेन ये जो कल वाला वीडियो आएगा ना, ये सबसे बड़ा रहेगा, और इसमें कंप्लीट कर दिया जाएगा पूरे फिजिक्स को। तो वीडियो रोज आएंगे आप, इसकी गारंटी मेरी है कि वीडियोस को आप एक भी परसेंट, मतलब ये टॉप प्रायोरिटी है मेरे लाइफ का फिलहाल में। तो चलिए, आप बस बातें हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैडो। तो इसमें से बोला गया है कि इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है शैडो के प्रोडक्शन के लिए। तो शैडो होता क्या है, जो हम लोग परछाई देखते हैं ना अपना, शैडो, जब हम चलते हैं रोड पर, तो हमको दिखता है ना अपना ही परछाई रोड पर, तो उसी को हम शैडो कहते हैं। तो शैडो का प्रोडक्शन कैसे होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो पोलराइजेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन, या इंटरफेरेंस। तो इनमें से क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये क्यों होगा, और क्यों पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस नहीं होगा, थोड़ा ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट which was responsible for the production of shadow। तो शैडो आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। देखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग मतलब ऑप्शन है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लेकिन आप इसको जो साफ शब्द में देखेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। आप सुनते होगे ना कि लाइट जो होता है वो ट्रेवल कैसे करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये हम सभी को पता है। और इसी को हम, इसी का यह बोल सकते हैं, दूसरा नाम जो होता है वो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। फिजिक्स के भाषा में हम इसको थोड़ा टफ लैंग्वेज यूज करते हैं डराने के लिए।
तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो होता है उसमें क्या होता है कि उसके कारण शेडो का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि लाइट जो होता है वो बेंड नहीं होता है खुद से। लाइट तो हमेशा स्ट्रेट चलता है, और इसकी स्पीड अभी हम लोग देखेंगे कितना स्पीड होता है इसका, और बहुत तेज चलता है लाइट वैसे तो इट्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिफॉर्म मीडियम। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक तो होता है ट्रांसपेरेंट। जैसे बॉटल होता है हमारा प्लास्टिक वाला, तो देखते हैं ना ट्रांसपेरेंट रहता है वो। तो एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और एक होता है ओपेक। जैसे किताब कॉपी, तो उसके आर पार तो हम देख नहीं सकते हैं, बुक को ऐसे खड़ा कर दें हम लोग, ये किताब है, तो किताब के सामने का हम लोग इसके उस पार का तो देख नहीं सकते हैं, तो वो ओपेक हो गया ऑब्जेक्ट। तो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक योर हैंड और अ बुक कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट चल रहा है और ये हमारा किताब आ जाए, तो ये तो रुक जाएगा यहाँ पर, हाँ ये तो ब्लॉक हो जाएगा ना। तब क्या होगा कि इसके पीछे क्या बन जाएगा, एक शेडो बन जाएगा इसी का, ठीक है, इसका परछाया बन जाएगा। तो यही कहा गया है कि जो शेडो का प्रोडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो चलता है वो कैसे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। और जब इसके बीच में कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा क्या आएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आर पार नहीं कर पाएगा वो लाइट, तो क्या बन जाएगा उसके पीछे, जस्ट उसके पीछे बन जाएगा उसी का परछाई, मतलब कि शैडो बन जाएगा। बहुत लोग तो अपने परछाई से डर जाते हैं, कब्रिस्तान में जाएंगे, बहुत लोग तो अपने से ही मतलब भूत दौड़ा दिया, ऐसा भी बहुत लोग को फील होता है। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, पहले तो लाइट की जरूरत पड़ेगी 100%। विदाउट लाइट शैडो फॉर्म हो ही नहीं सकता है, या तो सन की लाइट हो या तो टॉर्च की लाइट हो, बट लाइट होना चाहिए। आप एक मूवी देखे होंगे, वैसे तो मैं मूवी बहुत देखता हूँ, तो मुझे हर एक एग्जाम्पल मूवी के थ्रू ही मैं कनेक्ट करता हूँ। तो एक मूवी है जिसका नाम है डरना मना है, कोई देखा होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसमें भी एक सीन है ऐसा टाइप का है जिसमें इंसान अपने उससे ही डर जाता है। तो सोर्स ऑफ लाइट प्लस एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, अच्छा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा शैडो बनाने के लिए। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और एक मतलब सन या टॉर्च, मतलब कि एक लाइट का सोर्स चाहिए हमको। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि ब्लॉक करेगा, और एक स्क्रीन चाहिए, सरफेस चाहिए, मतलब वॉल रहे, ग्राउंड रहे, कोई ना कोई सरफेस रहे, वेयर द शेडो इज सीन। तो ये तीन अच्छा कंडीशन फुलफिल होते हैं, तो 100% है कि शेडो जरूर फॉर्म होगा। तो इस प्रकार शेडो कैसे फॉर्म होता है ये हम समझ गए हैं। पोलराइजेशन तो आप जानते ही हैं, हम आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बताया था। वैसे तो ये जो डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है ये दोनों एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस का मतलब समझते हैं ना आप सभी, कि जब हम किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं, ठीक है, या इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि हमारे समाज में कोई कुछ भी करे, जैसे आप ही पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तो होते हैं ना कि अगल बगल वाले जैसे इंटरफेयर करने लगते हैं, कितने साल से पढ़ रहा है तो क्या हो गया, ऐसे वैसे बोलने लगते हैं ना थोड़ा। तो जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो इसका मतलब ये होता है जैसे दो लाइट हैं आपस में आके इंटरफेयर कर गए, ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस होता है। और डाइफ्रैक्शन भी इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें जैसे इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अलग अलग लाइट होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, और डाइफ्रैक्शन में क्या होता है, एक सिंगल होता है। यही फर्क होता है बस। बाकी पोलराइजेशन तो हम समझते ही, इसका तो चश्मा आता है, ग्लेयर वाला जो होता है, पोलराइज करता है। बाकी ये पढ़ाया गया था आई थिंक लास्ट लेक्चर में, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन अच्छे से मैंने बताया था। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार in a clear sky during night time is explained by refraction of light, reflection of light, polarization of light, कि interference of light। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो स्टार का जो ट्विंकलिंग होता है स्काई में, वो किस कारणवश होता है। अब जो स्टार होता है टिम टिम करता है ना बादल में, जैसे ये बादल हो, ये बादल है, ठीक है, अब जैसे इधर टिम कर रहा है, तो ये किस कारण की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हम सभी देखते हैं, ये वैसे ये भी पढ़ाया गया था आई थिंक, कि जो हमारा क्लाउड का जो लेयर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का होता है, जो लेयरिंग होता है, जो लेयरिंग ऑफ क्लाउड होता है या स्पेस होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे जो अर्थ सरफेस होता है उसमें अलग अलग लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है,
तो अलग लेयर का अपना अलग डेंसिटी होता है, देयर आर डिफरेंट डेंसिटी। तो डेंसिटी अलग होने के कारण, मतलब अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि जो लाइट होता है वो अपने आप में बेंडिंग होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो लाइट होता है वो बेंड होने लगता है अलग अलग उसमें। तो हमको क्या होता है कि हमको दिखता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऐसा रियल में नहीं होता है, बट हमको ऐसा फील होता है रिफ्रैक्शन के कारण। इसी प्रकार यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर, सब लेयर का अपना अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में चेंज होता है क्योंकि ऊपर बहुत ऊपर है फिलहाल में, उसके बीच में जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो ये अलग अलग लेयर के हैं वो हैं। तो सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सब चेंज होते रहते हैं, डेंसिटी सबकी अपनी अलग अलग होती है। तो इसी कारण से होता है बेंडिंग होता है। और ये हमारे जब आंख पे आता है तो हमको लगता है कि स्टार जो होता है वो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो टिमटिमाता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डिफरेंट लेयर का अलग अलग, उसी कारण के वजह, और चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, डेंसिटी अलग अलग है अलग अलग लेयर का। दैट्स वाई कि स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है। बाकी पोलराइजेशन तो हम जान ही गए हैं, रिफ्लेक्शन तो हम जानते ही हैं, रिफ्लेक्शन और रेयर फ्रैक्शन, और इंटरफेरेंस भी हम जान ही रहे हैं। बाकी इंटरफेरेंस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखा दे रहा हूं, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस एंड विजुअलाइजेशन देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो लाइट जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और ब्राइट कलर या डार्क बैंड बनाते हैं। पोलराइजेशन तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग पोलराइजेशन आंख में लगाते हैं ना, चश्मा जो काला वाला लगाते हैं हम लोग। तो कुछ लोग अच्छा दिखने के लगाते हैं, कुछ लोग आंख, मतलब बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है सन के उससे, तो उसके लिए लगाते हैं। तो फिलहाल में हमको देखना है, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया इधर तो। नहीं, ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, जो मैं बताया आप उसी को याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, ऐसे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। वैसे लास्ट लेक्चर में बताया गया था, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया इसीलिए मैं सोचा बता दूं थोड़ा। अगला क्वेश्चन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल मिरर की कॉनकेव लेंस। तो इसका उत्तर क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, प्रिज्म होगा। अब प्रिज्म क्यों होगा, तो देखिए थोड़ा इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे। बिना समझाए मेरा पेट तो नहीं भरता है। अब जैसे लाइट है, लाइट का जो डिस्पर्जन होता है, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तब एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई प्रिज्म। तो लाइट जो डिस्पर्जन होता है, अब देखिए लाइट का डिस्पर्सन का मतलब क्या हो गया, फैलना ही हो गया ना। तो जैसे कि व्हाइट लाइट है, तो लाइट डिस्पर्सन इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग, रुके रहिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेपरेट कलर्स। अब वो कलर्स कौन से होंगे, तो बहुत ही फेमस, आप सुने भी होंगे, आप सभी पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो इसके बारे में कहीं ना कोई जिक्र तो जरूर सुना होगा। विबग्योर, विबग्योर, वायलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये कलर होता है, ये बैंड ऑफ कलर्स होता है। तो असल में व्हाइट लाइट ही होता है, वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। अब इसका सेपरेशन क्या होता है ये भी हम थोड़ा देखेंगे, बट मेनली जो विबग्योर बनता है ना, ये जो व्हाइट लाइट जो होता है वो जो स्प्लिट होता है, तो ये किसके वजह से होता है मतलब, तो देखिए कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो लाइट पास होता है, व्हाइट लाइट की बात हो रहा है, लाइक ग्लास, लाइक प्रिज्म, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ग्लास हो गया, प्रिज्म हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, तो इनमें जो होता है ना, जो डिस्पर्जन होता है, मतलब कि लाइट जो डिस्पर्स होता है, मतलब कि व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होता है और सेपरेट कलर्स में, विबग्योर में, जो ये कलर है ना विबग्योर,
तो इसमें जब सेपरेट होता है, सेपरेशन होता है, तो ये किससे पास होते हुए होता है? ये जब ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास से होता है, प्रिज्म से होता है, वाटर ड्रॉपलेट से होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा ना आंसर प्रिज्म, इसके जगह पे अच्छा ग्लास भी होता है ना, तो ये मतलब आंसर तब भी सही होता। अब सेपरेशन होता क्यों है? अब ये पहला ये देखिए, फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है तर्क। फिजिक्स तर्क पे है ये पूरा टोटली। जैसे मैथ होता है ना तर्क पे होता है, उसी प्रकार फिजिक्स भी एकदम तर्क पे है। तो जितना तर्क आपको जितना अच्छा पता होगा उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। तो वाई सेपरेशन हैपन? अब सेपरेशन हो क्यों रहा है? तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनके डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं, वायलेट हो गया और रेड हो गया। अब इनके जो वेवलेंथ है उन दोनों में बहुत फर्क है। वायलेट जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टर होता है, और जो रेड होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गर होता है। लॉन्गर होता है जिसका वेवलेंथ होता है। तो सेपरेशन क्यों होता है? डिफरेंट कलर जो होते हैं उनका क्या होता है? डिफरेंट वेवलेंथ होता है, मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ। और वेवलेंथ के साथ क्या होता है? इनकी जो ट्रेवलिंग स्पीड होता है, जो इनका दौड़ने की जो स्पीड होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब कि ये जो ट्रेवल करते हैं ये भी डिफरेंट स्पीड में करते हैं। अब डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करने के कारण क्या होता है? डिफरेंट स्पीड, डीएस का मतलब होता है डिफरेंट स्पीड। तो डिफरेंट स्पीड में ट्रेवल करने से क्या होता है? जो इनकी बेंडिंग होती है, जो बेंड करते हैं ये, वो भी अपने अपने एंगल पे करते हैं, अलग अलग इनका अपना यूनिक एंगल होता है। जैसे कि वायलेट अपने यूनिक एंगल पे बेंड करेगा, उसी प्रकार रेड अपने अलग एंगल पे बेंड करेगा। तो इनका अपना एक यूनिक एंगल होता है। क्या होता है? एक यूनिक एंगल होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये चीज समझ में आया? अब जैसे वायलेट और रेड, देखिए वायलेट और रेड का एग्जांपल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि विबग्योर में सबसे पहला वी है, वी आई, तो वो वायलेट है। और आर है, और एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा पहला और आखिरी, ये दो मतलब होते हैं ना, क्लास में भी दो बच्चे होते हैं, एक एकदम सबसे तेज और एक सबसे गधा। तो उसी प्रकार वायलेट और रेड, वायलेट सबसे होनहार बच्चा है और रेड जो होता है सबसे गधा बच्चा है। तो मास्टर का नजर जो होता है ये दोनों ही लाइट पे रहता है, या दोनों इस पे रहता है, कलर पे। तो हम समझ लेते हैं कि जो वायलेट होता है, वायलेट वाला, इसका मतलब जो वेवलेंथ होता है उसका जो रेंजिंग होता है वो कितना होता है? तो लगभग मान के चलिए कि 400 से लेकर लगभग 450 नैनोमीटर रहता है। नैनोमीटर में बताया जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है? लगभग 700 से लेकर 790 के लमसम होता है, कहीं कहीं ज्यादा कहीं कहीं कम होता है, लेकिन लगभग रेंज यही होता है। इसी प्रकार रेड, अब रेड का कितना होगा? तो रेड का लगभग 620 से लेके 700, आई थिंक 40 या 50, 50 ले लेते हैं, 720 से लेके 750 तक इसका एक रेंज होता है। मतलब कि ये बात तुमको समझ में आ गया कि वेवलेंथ के मामले में रेड ज्यादा है, वायलेट कम है। इसी प्रकार इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये कितना होता है? तो 480 से लेके 405, मतलब कि इसका जो स्पीड है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत तेज है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, ठीक। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है? 480 से लेके 405, मतलब कि कम है एज कंपेयर टू वायलेट के मुकाबले। वायलेट का देख रहे कितना ज्यादा है। लेकिन वही वेवलेंथ की बात करेंगे तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो यही पूरा एक कॉन्सेप्ट है। बाकी आगे भी हम थोड़ा इस पे देखेंगे क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे हैं जो मतलब अपने साथ नोट्स लेके अपना बैठे होंगे वो इसको नोट डाउन कर ले, और बाकी जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है। While passing over an obstacle, a light ray slightly bent from edges of the obstacle into the shadow region। अच्छा, ये जो डाइफ्रैक्शन था ना, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आप जैसे एक डोर है, आप कभी नोटिस करिएगा कि डोर को आप थोड़ा सा ओपन किए रहिए, मतलब रूम का दरवाजा है, थोड़ा सा बस ओपन रहा है, ठीक है, और एक सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, तो यहां से देखेंगे आप बेंट हो जाता है लाइट। देखते होंगे ना, बेंट हो जाता है लाइट और अंदर घुस जाता है। तो यही होता है, ये डाइफ्रैक्शन का ही फंक्शन है। तो वाइल पासिंग ओवर एन ऑब्स्टेकल, बाकी यहाँ आ भी गया डाइफ्रैक्शन का एग्जांपल।
तो क्या लिखा है कि while passing over an obstacle a light ray slightly bent from edges of the obstacle into the, या छेद होता है ना, छेद, तो छेद में से लाइट आता है तो ऐसे दिखना फैल जाता है, तो भी डाइफ्रैक्शन का ही फंक्शन है कि लाइट, यही इसका आंसर डाइफ्रैक्शन ही होगा. लाइट spread out from the narrow holes and slits and it seems to turn around corner and enter region where we would expect a shadow. जहां हम शैडो एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे क्या करता है, उस रीजन में ये आ जाता है सीन में, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन. तो कभी छेदे में से देखते होंगे ना, छोटा सा छेद रहेगा तो लाइट ऐसे, जैसे कभी सूरज का किरण, जैसे आप ही घर में छेद दीवार है, यहाँ छेद है, तो इसके अंदर से घुसेगा तो फैल जाता है, उसी को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं. तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, डाइफ्रैक्शन बहुत आसान है समझना. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है इसका वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, कि 3 × 10⁻⁵मीटर पर सेकेंड. तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव are the wave that are created as a result of vibration between the vibration between an electric field and magnetic field. In other words, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कंपोज होता है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. एग्जाम्पल लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, गामा रे. अच्छा एक बात बताइए, समझ में आया आपको, आप सभी को? मुझे तो लगता है कि बहुत बच्चों के दिमाग के ऊपर चला गया होगा ये चीज, तो थोड़ा सा इसको लेमन भाषा में समझाया जाएगा हमारे द्वारा. बाकी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखिए एक होता है ना, रुक जाइए, यहीं पे कहीं क्वेश्चन था एक और, हाँ यहाँ पे, नहीं मैकेनिकल वेव नहीं है क्या, हाँ देखिए ये मैकेनिकल वेव है ना यहाँ पर, तो यहीं पे समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को. एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव, और एक तरफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसके बीच का डिफरेंस जरूर याद कर लें, एग्जामिनर पूछता बहुत है. अब देखिए मैकेनिकल वेव में क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, दिमाग लगाइए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैकेनिकल का मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको किसी फिजिकल मीडियम का जरूरत पड़ेगा. मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स, ठीक है. मैकेनिक होते हैं ना जो कार को सही करते हैं या किसी चीज को सही करते हैं, तो उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, पाना पकड़ किसी भी चीज का. तो इसी तरीके से आप टेक्निकलिटी के साथ याद कर लो कि जो मैकेनिकल वेव होता है उसमें हमको फिजिकल मीडियम की जरूरत जरूर पड़ता है. तो इसमें क्या होता है कि हमको मटेरियल नहीं, इसमें हमको रिक्वायर होता है क्या चीज, मटेरियल मीडियम या फिजिकल मीडियम, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉर द प्रोपोगेशन, मतलब चलने के लिए. इसी प्रकार मतलब कि इसको फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है. बट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत पड़ता है, एकदम नहीं. इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव्स होता है ना, उसको किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं है, और दैट्स वाई हम लोग ने अभी ऊपर देखा था, कहाँ गया, यहीं पे था ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसकी वेलोसिटी क्या होता है, तो लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इसका आंसर क्या होगा कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, ये मतलब वैक्यूम में भी रन कर जाएगा. लेकिन मैकेनिकल वेव को विदाउट, मतलब होता है ना कि कोई भी लेबर, कोई भी मैकेनिक जैसे पाना पकड़ के बिना काम नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार ये है. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पाना पकड़ के बिना भी काम कर लेंगे, मतलब इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, दे आर रन इन वैक्यूम. तो पहला डिफरेंस तो ये है. तो वैक्यूम में क्या होता है, इनकी ट्रांसमिशन होती है और उनकी नहीं होती है. अब स्पीड की बात करोगे तो भाई देखो, अब जो वैक्यूम में चल रहा है वो तो हमेशा ज्यादा ही तेज चलेगा ना, तो वैक्यूम में हमेशा ज्यादा ही तेज वाले होंगे, और जबकि जो मैकेनिकल वाले होंगे, जो पाना पकड़ वाले हैं, उनकी स्पीड जो होगी वो लो होगी.
तो इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो लो होता है। ठीक, और वो भी निर्भर करता है, जैसे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, देखा जाए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर गैस। तो इस तरीके से ये रन करता है। ये तो हम जानते ही हैं कि सॉलिड में बहुत ही ट्रेन की आवाज, पटरी से जो आवाज आता है, हमको दूर से ही कान लगा लेंगे तो यही वाला होता है। जैसे इसका एग्जांपल साउंड होता है, हमको इसको हम साउंड से रिमेंबर करते हैं इस चीज को। तो एक तो ये हो गया। एंड द थर्ड वन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन भी होता है, इसमें हम देखते हैं ट्रांसवर्स। ये क्या होता है, ये रन कैसे करता है? तो ये ट्रांसवर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, या बोल सकते हैं आप सरफेस वेव। और जो ये होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले जो होते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, बस ये ट्रांसवर्स फॉर्म में चलते हैं। अब ये ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये चीजें थोड़ा सा समझ के बाहर जा रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसको थोड़ा मैं इमेज के माध्यम समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। होप आप ये लिख चुके होंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है वो कैसे चल रहा है, वो बस ट्रांसवर्स वेव में चल रहा है। बाकी जो हमारा मैकेनिकल वाला है वो तो किसी भी, अब जो मैकेनिक होगा, जो लेबर होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी भी ढाल में, किसी भी तरीके से, किसी भी सिचुएशन में रह लेते हैं। उनको ज्यादा मतलब हाई फाई वाली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम एग्जांपल उठाते थे टेलीविजन, एक सोर्स उठाते हैं, लाइक हम टीवी का एग्जांपल उठाएंगे कि टीवी एक सोर्स है हमारा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। अब ये जो टीवी है, ये हमारा सोर्स हो गया। अब यहां से कोई साउंड मान लेते हैं प्रोड्यूस हुआ, दिस इज अ सोर्स। साउंड या कुछ भी वेव जो प्रोड्यूस हुआ देखने के लिए, मान लेते हैं यहाँ आंख बना देते हैं, ये आंख बन गया। ठीक है, तो ये सोर्स है हमारा। अब कोई चीज प्रोड्यूस हुआ, कोई सोर्स निकला, इस तरीके से निकलेगा। ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला था, ट्रांसवर्स। तो ये हमारा ट्रांसवर्स है, तो ये ट्रांसवर्स वेव इसी को हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वेव होता है वो इस प्रकार चलता है। जैसे रस्सी को हम फेंकते हैं, रस्सी को हम ऐसे उठाते हैं ना, जिम में देखते होगे आप, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करता है। या वेव लहर आप देखते होगे, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करता है ना। तो यही होता है, क्या होता है, इसी को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जिसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है, ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ट्रफ और क्रेस्ट क्या है, जैसे ये जो चोटी है ना, ये वाला, अरे कहाँ गया, एक तो ऐसे बना लेते हैं। तो जैसे ये जो होता है, इसी को हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, पहाड़ का एकदम जो चोटी वाला हिस्सा होता है उसको मान लीजिए क्रेस्ट होता है। और जो ये नीचे वाला है, इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। बस इतना याद कर लो आप, बहुत है। और इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है ना, ये, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वेवलेंथ होता है। अभी हम लोग खुद पहले पढ़े थे ना वेवलेंथ। और वेवलेंथ किसके इनवर्सल प्रोपोर्शनल काम करता है, फ्रीक्वेंसी के, याद है ना। इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है, उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा। याद रखिएगा, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब ये दोनों के अपोजिट काम करते हैं, इस मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए तो यही चीज है। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आया, एक क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच गैप को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ट्रफ नीचे वाले को कहते हैं, क्रेस्ट ऊपर वाले को कहते हैं। तो इसी प्रकार से चलता है, और ये हमारे आंखों में आके मतलब इस तरीके से आ गया। और ये वैक्यूम में चलते हैं, याद है ना, ये बात अच्छे से याद होगा आपको। अब ये तो हम समझ में आ गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या है, मतलब सीन ये क्या है, कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, देखिए इससे तो मैकेनिक वाला भी चल रहा था, मतलब बोले ना सदा बाहर वाला सिस्टम है इनका, कि इसमें तो मैकेनिकल वाले भी चल रहे थे, मैकेनिकल वेव वाले भी, और इस वाले से भी चल सकते हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल, मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो फॉलो किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा इसी तरीके से चलता है। लेकिन जो हमारा मैकेनिकल वेव होता है वो सदाबहार होता है, वो ट्रांसवर्स से भी चलता है, लॉन्गिट्यूडनल से भी चलता है, मतलब कि सरफेस वेव से भी। अब ये क्या है, तो इसका एग्जाम्पल उठाते हैं हम थोड़ा।
ये जो होते हैं ना, ये पैरेलल होते हैं। जैसे ये इस तरीके से चल रहे थे ना, ये इस तरीके से नहीं चलते हैं, ये पैरेलली चलते हैं। पैरेलली का मतलब, मान लेते हैं कि एक साउंड सिस्टम है, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, एक म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ से मतलब ये सोर्स है, अब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्रेशन होता है, मतलब कि रेयर फैक्शन होता है। दो टर्म यूज होता है, जैसे उसमें क्रेस्ट और ट्रफ था ना, इसमें रेयर फैक्शन होता है और एक होता है एक्सपेंशन। दो चीज होता है। तो जैसे एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जैसे ये हो गया, दिस दिख रहे हैं, गैप हो गया है, तो इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। ये साउंड वेव जो होता है ना, जो हमारे कान में आता है, जो ध्वनि आता है, वो इसी तरीके से आता है, ठीक है। इसको एक मीडियम की जरूरत पड़ता है प्रोपोगेट करने के लिए, मीडियम की जरूरत पड़ता है ना हमको। जैसे एयर, हम लोग वैक्यूम में जाएंगे, जैसे हमारे मून पे जाएंगे हम, कोई बम फट गया हमारे बगल में, तो क्या हमको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। याद रखिएगा इस बात को। तो ये यही वाला सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। नहीं सुनाई देगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा, मतलब कि वैक्यूम में हमको कुछ सुनाई नहीं देता है, हमको मीडियम चाहिए रहता है। तो ये वाला सिस्टम इनके में। और कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन का मतलब समझ रहे होंगे, जो पास पास एकदम, ये जैसे मान लेते हैं कि कंप्रेशन है, या इसको कह सकते हैं आप रेयरफेक्शन। कंप्रेशन मैं कह दे रहा हूं। तो इस तरीके से चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैरेलल चलते हैं, देख रहे हैं, ये पैरेलल पैरेलल डंडी की तरह है, ठीक है। बस याद रहे, डंडी की तरह पैरेलल पैरेलल है। वो कैसे था? वो ऐसे लहर की तरह था। बस इतना याद है, बहुत है, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है, इतना एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, समझा तो दिया ही गया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, तो ये तो सदाबहार वाले थे, जो मैकेनिकल वाले थे, तो वो तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों थे, तो दोनों के फंक्शन रहेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो था, वो बस ट्रांसवर्स वाले को रखता है अपने पास। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के मोशन की बात करोगे आप, इनका मोशन क्या होता है? तो ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। दे आर पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। जो वेव का डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल चलते हैं ये। इसी प्रकार जो हमारा ट्रांसवर्स होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे से देखा था, तो ये 90 डिग्री का बनाता है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होता है वेव डायरेक्शन के। वेव का डायरेक्शन ये है, तो ये 90 डिग्री का बनाते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। मतलब कि इसमें क्या होता है, हम देखते हैं क्रेस्ट और ट्रफ देखने को मिलता है हमको। तो ये चीज समझ में आया आपको? इसी प्रकार हम देखते हैं कि का जो मीडियम होता है, किसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो होता है मीडियम, ये क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों होता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होता है, ज्यादातर इसका जो होता है वो सॉलिड ही होता है। एक तो ये हो गया। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसमें हम साउंड का देखे थे ना, साउंड वाला, साउंड वेव का। और और भी देखेंगे तो जैसे ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पी वेव के बारे में, प्राइमरी वेव। और इसी प्रकार हम जो ट्रांसवर्स वेव होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि, मान लेते हैं लाइट, हाँ, लाइट, लाइट हो सकता है एग्जाम्पल, वाटर हो सकता है, एस वेव हो सकता है, सरफेस वेव के बारे में भी पढ़े होगे आप ज्योग्राफी में। तो ये वाला इसके बारे में आ जाता है, किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। तो ये पूरा एक खेला था इन लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये, प्लस प्लस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉन मैकेनिकल वेव। हम लोगों ने देखा अभी कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव, दैट्स व्हाई दे आर डिफर फ्रॉम द मैकेनिकल वेव्स। एंड बिकॉज तभी तो ये अलग है। मैकेनिकल वेव में तो मैंने बता ही दिया था आपको कि मैकेनिकल वेव की तरह तो होते नहीं है, दे डिड नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो ये तो होगा ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं वो मीडियम रिक्वायर नहीं करते हैं, इनका जो वेव फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसवर्स होता है हमेशा। और दे कंटेन एनर्जी एंड मोमेंटम। सिंपल है, इनके पास तो एनर्जी भी होता है और इनका मोमेंटम भी होता है, तभी तो ये चार्ज होते हैं ना। और दे कंटेन द फोटॉन्स, ये तो सबसे बड़ा कंडीशन है, इसको तो आपको अभी याद कर लेना एकदम बैठ के कि ये क्या करते हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि दे आर न्यूट्रल। क्या होते हैं? दे आर न्यूट्रल। असल में ये और ये दोनों सेम ही है, दे आर न्यूट्रल।
अब दे आर ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमको था देखना है कि ये जो इनकी जो ट्रेवलिंग जो वेलोसिटी होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या लिखा है कि अल्फा रे, कैनाल रे, बेटा रे और कैथोड रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस वेव कंटेन द चार्ज्ड आयंस एंड ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ लेस देन लाइट। अब ये क्या है कि व्हाट इज अल्फा रे, व्हाट इज कैनाल रे, व्हाट इज बीटा रे, व्हाट इज कैथोड रे, और क्यों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। क्योंकि ये वेव जो होते हैं वो कंटेन करते हैं चार्ज्ड आयंस, और ये जो इनकी जो स्पीड होती है, ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है, वो लाइट से कम होती है। और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड से चलते हैं ये, किससे? लाइट की स्पीड से चलते हैं। तो क्या है ये, थोड़ा इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। असल में ये होता क्या है कि जो अल्फा रे है, कैनाल रे है, बेटा रे है, कैथोड रे है, असल में ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ आप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं है तो ये है क्या? तो ये क्या है? ये एक प्रकार के, मान लीजिए कि आप अगर फिजिक्स में बोला जाए तो, या केमिस्ट्री के भाषा में, तो ये फिजिकल है। क्या है ये? एक फिजिकल पार्टिकल है। ये एक प्रकार के फिजिकल पार्टिकल है जिनका अपना खुद का कुछ मास होगा। दे हैव सर्टेन मासेस प्लस दे हैव सर्टेन मासेस प्लस दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। न्यूट्रल नहीं है। हमने कंडीशंस देखा था ना कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी में देखा था कि भाई ये कंटेन करते फोटॉन्स, बट दे डिड नॉट कंटेन फोटॉन्स। दे आर इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कि दे आर या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो निगेटिव चार्ज होंगे, बट चार्ज जरूर होंगे। तो एक तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज, प्लस दे हैव सर्टेन मासेस। तो ये एक प्रकार के फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि इनका अपना एक वजन होता है और इनका अपना एक मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। दैट्स वाई कि ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैटेगरी में या श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ, द लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत स्मॉल होता है। लाइट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है हमेशा। ये तो हम लोगों ने देखा ही था कुछ देर पहले। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये क्या है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है ना। यहाँ पर ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, ये वाले में और इस वाले में, वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के हिसाब से हमको बताना है, इस चीज को, इस क्वेश्चन को बताना है कि सबमरीन का कम्युनिकेशन, एएम रेडियो, शॉर्ट वेव, ये हम लोग देखते हैं ना, एएम एफएम। रेडियो में होता है ना दो प्रकार का, एक होता है एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एक होता है एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप पढ़े होंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम वाले में हम लोग देखते हैं गीत वीत, ये सब देखते हैं ना, सुनते हैं। शॉर्ट वेव रेडियो और रडार, तो हमको किस हिसाब से लगाना है, तो इसको अरेंज करना है हमको इसके फ्रीक्वेंसी के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या है, सबसे पहले होगा सबमरीन का कम्युनिकेशन, देन आफ्टर एएम रेडियो, देन आफ्टर शॉर्ट वेव रेडियो, और देन आफ्टर रडार। तो इसमें बहुत बड़ा ट्रिक नहीं था, ये लाइन ही सीरीज था इसका पूरा। क्योंकि जो एनर्जी होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में थ्रू द वेव्स। और वेव जो होते हैं वो हम लोगों ने देखा था दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में हम लोगों ने देख लिया था सहारे की जरूरत पड़ता है, पाना पकड़ की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग देख लिया था कि नहीं, इनको जरूरत नहीं पड़ता किसी चीज का, भाई चार्ज होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो ट्रेवल करते हैं स्पेस ड्यू टू द पीरियोडिक ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का तो अपना भी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस वेव डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, हेंस दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम, और किसी भी थ्रू एनी स्टेट ऑफ मैटर। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव होता है।
एक साइंटिस्ट थे स्कॉटिश जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव अपने इक्वेशन के थ्रू, और उसका नाम क्या था? मैक्सवेल इक्वेशन। उसका नाम क्या था? मैक्सवेल इक्वेशन। हिज थ्योरी वर लेटर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हेनरिक हर्ट्ज। तो ये दो साइंटिस्ट थे। सबसे नंबर वन पे मैक्सवेल आए और देन आफ्टर हेनरिक हर्ट्ज आए। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने भी मतलब इन्होंने इसी चीज को क्या किया, आगे बढ़ाया। और वाइल प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग द रेडियो वेव्स, तो इन्होंने रेडियो वेव्स के बारे में बताया, खोजबीन किया, और इन्होंने प्रूफ किया वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव वाज द सेम एज दैट ऑफ द लाइट। लाइट की तरह ही है, बस वही है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का खेला होता है इसमें भी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन में था, सबमरीन कम्युनिकेशन, ईएम रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो और रडार। तो इन सबमरीन कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 1 किलो हर्ट्ज रेडियो वेव आर यूज्ड। तो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कितना कम है, बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो वेवलेंथ है वो कितना ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या लिखा, इसमें क्या बताना था हमको, क्वेश्चन में आप देख लो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताना था हमको। तो सबसे कम तो सबमरीन का ही होगा। देन आफ्टर माइक्रोवेव आर यूज्ड इन रडार। जो माइक्रोवेव होता है उसका इस्तेमाल हम रडार में करते हैं। फ्रॉम द गिवन टेबल वी कैन कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेव इन असेंडिंग ऑर्डर विल बी सबमरीन कम्युनिकेशन, एएम रेडियो, शॉर्टवेव रेडियो एंड देन आफ्टर रडार। तो ये हो गया। असल में ना देखिए आप इसी के अंदर अंदर में था। अच्छा आप जो क्या कहाँ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसको ब्रीफली देखोगे या एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो ये इस प्रकार होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं रेडियो वेव। सबसे नंबर वन पर कौन है? रेडियो वेव। अब इसका क्या होता है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। एल डब्ल्यू का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। तो रेडियो वेव का क्या होता है? लॉन्गेस्ट। लिख भी दे रहा हूं, तो बहुत ऐसे होंगे जो कमेंट में लिख देंगे कि अरे एल डब्ल्यू, LONG। अब तो समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट इनका वेवलेंथ होता है। और जो इनकी एनर्जी होता है, इनकी जो शक्ति होता है, इनके जो पावर होता है, बड़ा डल होता है, बड़ा कम होता है। तो देखते हैं ना, बड़ा थोड़ा भी थोड़ा एंटीना वेंटीना हिलता है तुरंत का तुरंत सिस्टम मिल जाता है इनका। तो एनर्जी बड़ा लो होता है लेकिन वेवलेंथ बहुत हाई होता है। सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, मतलब आयनोस्फीयर से देखेंगे तो आप। तो टीवी हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है, ये सब चीजें हमको देखने को मिलता है। सेल फोन का जो कम्युनिकेशन देखने को मिलता है हमको, इसी में देखने को मिलता है। तो क्रमबद्ध देखते हैं। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोवेव, जो भी हम लोगों ने देखा था रडार वडार वाला। तो माइक्रोवेव क्या होता है? शॉर्टर होता है, किससे? रेडियो वेव से। तो कुकिंग फूड, जैसे हम माइक्रो ओवन भी देखते हैं ना, तो कुकिंग फूड हो गया, माइक्रो ओवन जो होता है हमारा, कुकिंग फूड हो गया। रडार सिस्टम हो गया, रडार, हाँ रडार सिस्टम हो गया। और सैटेलाइट का सिग्नल हो गया। ये सब हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाता है? माइक्रोवेव। तो फर्स्ट वन इज रेडियो वेव, सेकेंड वन इज माइक्रोवेव। देन आफ्टर माइक्रोवेव के बाद कौन होगा? उसके बाद होता है हमारा इंफ्रारेड। ये आपको कंठ पे याद रख लेना है, इंफ्रारेड वेव। तो इंफ्रारेड जो वेव होता है उसमें क्या होता है? तो इट इज फील एज अ थर्मल हीट बाय ह्यूमन। मतलब कि जो थर्मल हीट होता है ना, थर्मल हीट, हमारे अंदर से जो हीट निकलता है ना, थर्मल हीट, तो वही होता है इंफ्रारेड। या आप बोल सकते हो कि इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम देखते हैं टीवी के रिमोट में। देखते हैं ना टीवी का रिमोट इस तरीके से होता है, अ, और उसके ऊपर से चोंच सा निकला होता है। तो वही होता है इंफ्रारेड, उसी से निकलता है। तो हम लोग चैनल चेंज करते हैं जो, या थर्मल इमेजिंग बोल सकते हैं आप, थर्मल इमेजिंग। तो ये थर्मल इमेजिंग हो सकता है, या नाइट विजन इक्विपमेंट देखते हो ना पिक्चर विक्चर में, नाइट विजन इक्विपमेंट, तो ये भी हो सकता है।
तो इंफ्रारेड का मतलब तो समझो, जो जब हम लोग कभी हमला करने जाते हैं किसी के ऊपर रात के अंधेरे में, जब मिशन होता है कोई भी, हमारे भारत की सेना जो है या कोई भी देश की सेना जब कभी भी अटैक करने जाता है तो देखते होंगे कि नाइट विजन कैमरा अपने आंख में लगाते हैं जो अंधेरे में भी दिखता है हमको अच्छे से। तो वही होता है, उसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार इंफ्रारेड के बाद क्या होता है कि अब देखिए ये जो, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा ये भी समझिएगा कि जो हम लोग रेडियो वेव पढ़े थे तो उसका लॉन्गर वेवलेंथ था और एनर्जी कम था। अब इसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा कम था, वेवलेंथ थोड़ा एनर्जी ज्यादा होगा, इससे थोड़ा कम, मतलब कि वेवलेंथ थोड़ा और गिरेगा, एनर्जी ज्यादा। ये मतलब एनर्जी बढ़ते जा रहा है, वेवलेंथ घटते जा रहा है, समझ रहे हो ना आप? मतलब शक्तिशाली बनते जा रहा है लेकिन एरिया कवरेज कम हो रहा है। तो इंफ्रारेड हम लोगों ने देख लिया। इसी प्रकार एक होता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट हो गया। देन आफ्टर हम देखते हैं यूवी, यूवी लाइट। अब यूवी लाइट तो आप जानते ही हो, जो स्क्रीन जो सन स्क्रीन जो हम लोग लगाते हैं, मतलब कि जो सनबर्न हो जाता है हमारा, तो वही होता है यूवी लाइट का। तो इसका क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होता है विजिबल लाइट के मुकाबले। इसीलिए तो ये हमारा जो स्किन है वो बर्न कर दे रहा है, खुद ही आप यूज कर सकते हो सेंस इस प्रकार से। तो हमारा जो स्किन डैमेज होता है, या बोल सकते हैं स्क्रीन जो स्किन जो बर्न होता है हमारा, वो इसी कारण होता है। प्लस आप देखते होंगे कभी भी, कोई भी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे या कोई भी होंगे जो कभी गए होंगे डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल या अस्पताल, तो आप देखते होंगे कि जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करने वाले होते हैं, तो उनका जो कैंची होता है, जिस इक्विपमेंट से वो सर्जरी करते हैं, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, चीर फाड़ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के लिए, तो आप देखते होगे ना कि एक लाइट सा लगा होता है ऊपर, और उसको उसी प्लेट के अंदर ऐसे रख के उसको मतलब लाइट के सामने से रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब सर्जरी होता है, तो सर्जरी से पहले आप कोई गया होगा अस्पताल तो नहीं पता, बट ऐसी ही प्रकार होता है, बहुत ऐसे बच्चों के जो देखे होंगे। तो जो क्लीनिंग किया जाता है, मतलब जो इक्विपमेंट्स होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सर्जरी वाला, उसको इसी प्रकार से किया जाता है, क्लीन किया जाता है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक को उठा उठा के एकदम साफ किया जाएगा, तो इसको इसी प्रकार से साफ किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन एक टर्म होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूवी लाइट वाला। इसी प्रकार हम एक देखते हैं टर्म एक्सरे। अब एक्सरे क्या होता है? तो एक्सरे तो आप जानती हैं, मेडिकल इमेजिंग जो हम लोग करवाते हैं एक्सरे, इसका तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गामा रे। सबसे तेज होता है गामा रे। कैंसर के सेल के लिए भी, जो कैंसर के सेल को तोड़ने के लिए भी, जो हमारे बॉडी में अच्छा कैंसर सेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल तरीके से क्या करते हैं, फैलते हैं। और मल्टीपल तरीके से फैलने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं, कैंसर। तो जो थेरेपी आप सुनते होगे ना, कीमोथेरेपी, ये सब चीजें, तो ये यही होता है, रेडियोथेरेपी। तो गामा रे से ही किया जाता है। तो गामा रे का रोल जो होता है वो क्या होता है, इसी प्रकार कैंसर ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पिनेट्रिंग पावर, मतलब आप समझ जाओ कि सेल को ये पिनेट्रेट करता है। कैंसर सेल में ही होता है ना, तो कैंसर सेल को मतलब पिनिट्रेट करने का मतलब है कि ये सेल को पिनिट्रेट कर रहा है, गामा रेज होता है। बट ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि ये अपने आप में पिनिट्रेट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अ कॉमन टीवी सेट रिमोट कंट्रोल यूजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो कौन सा इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड। एक क्वेश्चन था लेजर वाले पर। अल्ट्रासोनिक तो आप जान ही गए हो, रेडियो वेव आप जानते ही हो। अब जो ये लेजर होता है, लेजर पे एक बहुत मतलब 2023 का आई थिंक, हमको मुझे याद है, यूपी पीएससी आरओ आरओ का एक परीक्षा हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था लेजर पे। अभी तो पेपर नहीं है मेरे पास, मतलब मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। उसमें ये लेजर पे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी दिमाग मेरे आ नहीं रहा है असल में वो क्वेश्चन, बट होना चाहिए था, तो मुझे पहले से लाना चाहिए था उस पेपर को, क्वेश्चन को। लेजर पे ही प्रश्न था, ब्लू और रेड पे था, ब्लू एंड रेड पे था, 2023 का जो साइंस का। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिल जाते हैं अदर अदर राज्य में भी, जो उनके पेपर्स होते हैं। तो उसमें लेजर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसको अगले वाला जो मतलब जो हमारा सेशन होगा अगला वाला, जिसमें हम फिजिक्स को पूरा खत्म करेंगे, इस वाले किताब को, तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। बाकी अल्ट्रासोनिक तो आप जान ही गए हो, रेडियो वेव तो आप जान ही गए हो। जैसे कि
टीवी, वीडियो रिकॉर्डर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो हम लोग टीवी भी देखते हैं, बंद करना चालू करना वो इसी में होता है। अब देखिए, सीडी जो प्लेयर होता है हमारा, उसमें जो लेंस होता है, द लेंस यूज्ड इन द सीडी प्लेयर एमिट द अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम। तो जो हमारा सीडी प्लेयर देखते होंगे ना, अब तो फिलहाल में सीडी प्लेयर नहीं दिखता है, तो जो अल्ट्रा वायलेट लेजर जो बीम था, क्या करता है ये? तो उसमें एमिट होता है अल्ट्रा वायलेट लेजर बीम। अब ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है साउंड को, जो हम लोग सुनते हैं ना, साउंड जो निकलता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द ब्राइट सरफेस ऑफ द सीडी। यही चीज दिया है, नॉट अ वेरी बिग फैक्ट, बस आप याद कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग रेडिएशन आर यूज्ड इन द मोबाइल कम्युनिकेशन? तो मोबाइल कम्युनिकेशन में किस रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द मोबाइल कम्युनिकेशन इन वाईफाई। जो वाईफाई हम चलाते हैं ना, माइक्रोवेव आर रेडियो वेव ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ एंड दस हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है, और वेवलेंथ थोड़ा सा कम होता है रेडियो वेव के मुकाबले। V इज इक्वल टू सी अपॉन उल्टा वाई। उल्टा वाई का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। असल में वेवलेंथ को इसी तरीके से दर्शाया जाता है, उल्टा वाई से। यहाँ लिखा भी हुआ है, V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड ये जो उल्टा वाई है मतलब वेवलेंथ है, which is used to provide high speed wireless connection to transfer data from a source to the receiver. They are used for the communication, cooking, and in radar. The wavelength of the microwave lie between a range of few millimeters to 10 of the tens of the centimeter, मतलब 1 mm to 0.1 mm. Which among the following principle is used by the bat? बैट के द्वारा किस, मतलब बैट जो होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो तो अंधे होते हैं, हम तो सुनते हैं ना कि उनका आंख नहीं होता है, तो फिर वो करते कैसे हैं शिकार अपने प्रे का? वो अपने प्रे को कैसे कैच करते हैं? हाउ दे कैच देयर प्रे? तो वो इसी मेथड से करते हैं, किससे? सोनार से। अब सोनार क्या होता है? तो सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। असल में जो बैट होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, एक हाई फ्रिक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक वेव को ये एमिट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये ऑडिबल नहीं होता है, ह्यूमन ईयर मतलब हम नहीं सुन सकते हैं इसको। और ये क्या करता है? ये नेविगेट करता है, मतलब कि इसी प्रकार ये, जैसे अब मैं आपको फोटो दिखा दूंगा आपको, तो ये जाके टकराता है प्रे से, और वो टकरा के उनके पास वापस आता है, तो ये समझ जाते हैं कि सामने कुछ है। तो दिस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड टू द बेट एज अ इको, और इको के रूप में इनको सेंसर्स हो जाता है कि भाई कुछ है सामने, और उस हिसाब से ये शिकार शिकार करते हैं, और इसी फिनोमेना को इकोलेशन कहते हैं, इको लोकेशन। तो ये कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, कि भाई ऑब्स्टेकल कहाँ पर है, तो किसी से लड़ ना पाए, भिड़ ना पाए। भाई अंधा इंसान है, अंधा तो इंसान होता है, ये तो चमगादड़ है, तो इनको तो उड़ना है भाई। मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको, सोनार टेक्निक। लिखा है ना, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी और हार्मोनिक, इतना नहीं जानना है, बस थोड़ा तो इमेज देख ले। ये को लिखा दिख रहा है ना, किस तरीके से ये एमिट कर रहा है, और ये जो इंसेक्ट है इसकी तरफ, ये हम्म, तो ये जो रिटर्न हो रहा है, देखो मतलब ये इधर से इमिट कर रहा है और इधर से फिर टकरा के वापस से इसके पास जा रहा है। ये रिटर्न होके इसके पास जा रहा है, तो मतलब ये समझ गया कि सामने जो है वो शिकारी है इसका। ठीक है, सामने ये जान गया कि इसका शिकार करना है, अब उसका जाके ये शिकार कर लेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये देखो, डॉल्फिन में भी यही देखने को मिलता है हमको, इसी प्रकार ये भी इसी तरीके से करते हैं। तो हमको ड्यूल डोल एग्जाम्पल देखने को मिल गया है। तो इको लोकेशन का एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, हम बैट में देख सकते हैं, व्हेल्स में देख सकते हैं। तो व्हेल्स और बैट में हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है इस प्रकार। तो इसी तरीके से डिटेक्ट करते हैं हम प्रे को, और फिर उसके बाद ये शिकार करते हैं। बाकी अल्ट्रासोनिक तो हमको सुनाई देता नहीं है, तो हम तो समझ नहीं पाएंगे उसी प्रकार। ठीक है, इसी तरह का पनडुब्बी भी होता है, काम करता है। ये देखो पनडुब्बी है ना नीचे इमेज में, तो पनडुब्बी भी इसी तरीके से काम करता है। तो पनडुब्बी हो गया जो पानी के अंदर रहता है, या वेल हो गया, या बैट हो गया। ये किस प्रकार काम करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा।
When sound travel in the form of wave, the particles of medium transfer energy without leaving their mean position. क्या लिखा है कि जब साउंड ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में, अब देखो अभी आपको मैं कुछ देर पहले मैकेनिकल वेव के बारे में बताया था, ठीक, उसमें भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़े थे, तो उसी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन है ना, ये वही चीज है, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया है। तो साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो इसका उत्तर क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देखो ऑप्शन क्या क्या था, द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम द सोर्स टू द लिसनर, particles of the medium remain stationary, the particle of medium start vibrating up and down, कि the particle of the medium transfer energy without leaving their mean position, कि none or the more। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा द पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रांसफर एनर्जी विदाउट लिविंग देयर मीन पोजिशन। मतलब, तो एज अ साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, हम लोगों ने देखा था, इट एनर्जी कॉज द मॉलिक्यूल टू मूव। भाई इनको ना क्या होता है ना कि ये एक दूसरे को मॉलिक्यूल को धक्का देते हैं, जैसे यहां से प्रोड्यूस हुआ तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसी प्रकार होता है। तो एज अ साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, इट एनर्जी कॉज द मॉलिक्यूल टू मूव, क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पैटर्न। इसी तरीके से होता है। हियर पार्टिकल ऑफ मीडियम डज नॉट मूव विद द साउंड वेव। यहाँ जो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो मूव नहीं करता, जैसे हम देखते हैं ना स्कूल जैसे असेंबली है, इस तरीके से खड़ा है भीड़, अब जैसे इसको जो है इससे कम्युनिकेट करना है, कुछ बताना है, तो ये इसको बताया, ये इसको बताया, ये इसको बताया, ये हिला यहाँ से, ये हिल के क्या आगे गया? नहीं गया ना, बस यही चीज है, इतना समझ लो। तो एज द मूव पासेस, सॉरी, एज द वेव passes, द पार्टिकल बिकम energized and move from their original position. After a particle passes its energy to nearby particle, the particle motion diminishes until it is affected by the another passing wave. इसी में हम लोगों ने पढ़ा था ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सिलेट करता है उसी डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्स वेव में हम लोगों ने देख ही लिया था। अच्छा, ये ऑक्सीलेशन क्या होता है? यहाँ पे इस टर्म का इस्तेमाल हो रहा है ना, ऑक्सीलेशन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम देखते हो ना आप, पेंडुलम, जैसे ये पेंडुलम है, जैसे है, तो इधर जाता है, इधर जाता है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, लेकिन आता इधर ही है। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार आप याद कर सकते हो इसको, ऑक्सीलेशन को, कि ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो पार्टिकल्स होता है मीडियम का, वो ऑक्सीलेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव का डायरेक्शन होता है उसी के अलोंग करता है, मतलब पैरेलली चलता है। एग्जांपल है साउंड वेव हो गया, अल्ट्रासोनिक वेव हो गया, हमने देखा था ना, ओशियन वेव हो गया। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर, याद है 90 डिग्री, इस तरीके से। और ये क्या था जो लॉन्गिट्यूडनल था, ये इस तरीके से था। तो इसमें इसमें रेयर और कंप्रेशन बन रहा था, रेयर फ्रैक्शन बन रहा था, और इसमें क्या बन रहा था? ट्रफ और क्रेस्ट बन रहा था। और भी देखना है मतलब ऑक्सीलेशन का? नहीं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक मूवी के गाने से दिखाता, बड़ा बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल था वो। द साउंड वेव इन द एयर इज लॉन्गिट्यूडनल। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई, तो जो श्रिलनेस ऑफ साउंड होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, कि मोर देन वन ऑफ द अबव, कि नन ऑफ द अबव। तो जो श्रिलनेस होता है, जो तीखापन बोल सकते हो आप साउंड का, वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? तो वो डिटरमाइन होता है वेवलेंथ के द्वारा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा श्रिलनेस होगा। तो ऑक्सीलेशन इज द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स मीन पोजिशन। ऑक्सीलेशन का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक, इट्स अ वेरी कॉमेडी टाइप एग्जांपल, तो इसको बस एज अ टाइम पास लेना है। आप ये गाना जरूर सुने होगे,
कोई मिल गया मूवी तो देखे ही होगे। दिस वन। अरे यार, इस वाले में डांस करता है ना वो, ऐसे ऐसे करके, तो वही वाला था मूव उसका। एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट खुल नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं। मे बी दिस वन। एरर दिखा रहा है पता नहीं क्यों। बट इस गाने को जो भी सुना होगा, इसमें ऑक्सीलेशन का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मैं मूवी देखता रहता हूँ हमेशा, तो खैर दिखा नहीं पाया। मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा। तो ऑक्सीलेशन में क्या होता है, वो होता है ना, एक्टर जो रहता है वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, डांस करते हुए इधर चला मैं उधर चला। तो इसी तरीके से रहता है, इट इज ऑक्सीलेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और बीच में ऐसे रहता है। तो ये इसका मीन पोजीशन रहता है, इधर साइड कभी झुकता है। बहुत बढ़िया स्टेप था वो उस टाइम का, जब मूवी आया था। फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब कि ये, जैसे यही है, पेंडुलम का एग्जांपल उठाते हैं, ये है। तो ये कितना तेज कवर कर रहा है अपने मीन पोजीशन को, मतलब टू एंड फ्रो कितना तेज कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही था एक तरह से स्पीड ले लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है किस भाग में, किससे, हर्ट से। तो वी नो दैट साउंड ट्रेवल थ्रू द वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन। साउंड तो हमें पता ही चल गया है कि वैक्यूम में तो ट्रेवल करता नहीं है, वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन होता है पार्टिकल में। व्हाट इज पिच, तो पिच क्या होता है, तो पिच इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर ईयर इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंटरिंग आवर ईयर। द श्रिलनेस और द पिच ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जो श्रिलनेस होता है और जो पिच होता है, ये दोनों डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी पर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, इज द साउंड विल हैव अ हायर पिच। मतलब कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जितना ज्यादा होगा, पिच उतना हाई होगा। बस इतना ही है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जितना हायर होगा, पिच उतना ही हाई होगा। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव जो होता है वो हमारे कान में आ रहा है, और जितना कम होगा उतना ज्यादा कम पिच भी हो जाएगा, वाइस वर्सा। As we know, the relationship between the frequency, the speed of light and the wavelength is given by, तो क्या होता है, v is equal to c अपॉन, ये हम लोगों ने देखा था जिसमें v फ्रीक्वेंसी था, c is the speed of light, एंड उल्टा y, उल्टा y क्या था, wavelength. The relationship between the wavelength of a sound wave and pitch of a sound can also be derived. Wavelength is the distance between two peaks, हम लोगों ने ये भी देख लिया था, crest और trough वाला सिस्टम, ये वाला। The distance between the two peaks मतलब crest और trough of the wave, as the frequency is inversely proportional to the wavelength। हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, या कह सकते हैं इसको v से, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने देखा था किसके, वेवलेंथ के होता है। अ साउंड विथ हायर पिच विल हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ, एंड वाइस वर्सा। From the above formula, we can say that frequency of sound wave depend upon the speed of light. As we know, the speed of light is constant, so तो हम जानते ही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसमें कोई वाइब्रेशन तो होता नहीं, कोई वेरिएशन तो होता नहीं है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। कुछ है नहीं, बस जितना हम लोग ने पढ़ा बस उतने में से ये होना है। एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, तो क्या होता है, साउंड वेव होगा। इसी प्रकार सनलाइट जो होता है वो मतलब हमारे अर्थ पे आने में कितना समय लगाता है, तो जो लाइट ट्रेवल करता है किस स्पीड करता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पर। और लाइट जो होता है वो हमारे अर्थ पे 8 मिनट 20 सेकेंड के लमसम में रीच कर जाता है। जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच का, उसको हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बस इस चीज को याद कर लेना है। A wavelength of visible spectrum is in the range of 3900 angstrom to 7600 angstrom. So the wavelength of the visible spectrum is in the range of 3900 angstrom to 7600 angstrom.
जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, विबग्यो, ये तो हम लोग जान ही गए। वायलेट जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे तेज होता है। और जो रेड होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूज इन ट्रैफिक सिग्नल्स। रेड का इस्तेमाल देखते हैं डेंजर जोन के लिए होता है, दूर से दिख जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में भी सी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं स्टॉप करने के लिए गाड़ी को। बट दे बहुत पावरफुल नहीं होता है रेड, वायलेट पावरफुल होता है बहुत ज्यादा। द हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द कैट इज, तो कैट का कितना होता है 20 हर्ट्स टू बीट्स 20 किलो हर्ट्स, कि 20 हर्ट्स टू 15 किलो हर्ट्स, कि 45 टू 64 किलो हर्ट्स, कि 10। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए साउंड को मेजर करते हैं हम डेसिबल में, ये तो हम सभी जानते हैं। साउंड जो होता है उसको हम किससे करते हैं, डेसिबल से मेजर करते हैं। अब जो विस्पर होता है, जो फुसफुसाते हैं ना हम लोग, वो कितना होता है, द विस्पर इज अबाउट 30 डेसिबल। नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होता है, मतलब जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो 60 डेसिबल पे हो रहा है। मोटरसाइकिल जो इंजन होता है जब रन करता है, वो जो आवाज करता है तो 95 डेसिबल पे करता है। इसी प्रकार कोई मशीन शॉप है, उसमें जो काम होता है, जो उसमें से आवाजें आती हैं, वहां पर वो 100 डेसिबल होता है। नॉइस अबव 70 डेसिबल ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम में डैमेज हियरिंग। 70 से ज्यादा डेसिबल का अच्छा हम सुन रहे हैं, तो हमारा जो कान है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए ईयरबड्स ये सब का इस्तेमाल आप सभी बहुत कम करिए, जिससे कि क्या होता है कि जो डैमेज ना हो पाए। हियरिंग आजकल बहुत ज्यादा डैमेज हो जा रहा है कम कम एज पे। जो लाउड नॉइज अबव 120 डेसिबल कैन कॉज इमीडिएट हार्म टू द ईयर। और बहुत ज्यादा तेज जो डीजे में जो बजता है, शादी ब्याह जो होता है स्पेशली इन यूपी एंड बिहार, बहुत ही तेज डीजे चलता है, तो उससे भी क्या होता है कि बहुत बार ईयर में इसका हार्म देखने को मिलता है। हियरिंग रेंज डिपेंड ऑन द बोथ पिच ऑफ द साउंड, वेदर इट इज हाई और लो। तो जो हमारा क्या था, हियरिंग जिन रेंज जो होता है वो डिपेंड करता है पिच ऑफ द साउंड पे, ये तो हम लोगों ने देखा ही था, वेदर इट इज हाई और लो, एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। अब लाउडनेस ऑफ जो साउंड होता है ना, इसका अपना खेला है। जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है, लाउडनेस ऑफ जो साउंड होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। किस पे होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड ऑलवेज डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड लाउड होगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिए अभी क्या था, कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था, कहाँ गया क्वेश्चन। स्टिलनेस ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन हो रहा था, उसके वेवलेंथ पे निर्भर होता था, लेकिन जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होता है वो किस पे निर्भर होता है, लाउडनेस पर। तो इस बात को याद रखिएगा, लाउडनेस डिपेंड होता है किस पे, एम्पलीट्यूड पर। जितना छोटा एम्पलीट्यूड होगा उतना सॉफ्ट साउंड होगा। तो इस बात को भी याद रखना। बाकी वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ये तो होता नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो टेम्परेचर और डेंसिटी पे निर्भर करता है, ना कि इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो ये तो होना नहीं है। आई थिंक मेरे पढ़ाने का स्पीड या तो बहुत धीरे है, या तो मैंने ज्यादा ही समझाने की कोशिश कर दिया इस चैप्टर को। मुझे लगा था खत्म हो जाएगा बहुत कम ही देर में। खैर, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, तो थोड़ा तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है ही। तो पिच इज मेजर्ड इन द हर्ट्स एंड लाउडनेस इज मेजर्ड इन द डेसिबल। जो पिच होता है वो हम किससे मेजर करते हैं, हर्ट्ज से करते हैं। और जो लाउडनेस होता है वो हम लोग डेसिबल से करते हैं। इस बात को भी हमको याद रखना है। ह्यूमन का क्या रेंजिंग होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये तो हम जानते हैं 20,000 तक होता है। डॉग का हमसे ज्यादा होता है, इसीलिए जब भी दिवाली में बम पटाखा फूटता है, या कह सकते हैं आपके आपका कीस वाला जो सिस्टम होता है, तो जानवर जल्दी समझ जाते हैं, ये इसका रीजन यही होता है। डॉग 67 हर्ट्ज से लेके 45 किलो हर्ट्ज तक। कैट जो होता है वो कितना होता है, 45 से लेकर 64। और जो बैट होता है वो 2 किलो हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज तक। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन, ये तो हम जान ही गए, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। द नॉइस लेवल ऑफ द 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू, तो क्या होगा? अब 100 वाला डेसिबल तो जस्ट ऑडिबल साउंड नहीं, नो। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में क्या इतना होता है, नो। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में हम लोग कितना देखा था, 60 डेसिबल। नॉइजी फ्रॉम द नॉइजी स्ट्रीट से जो आवाज आ रहा है, और मशीन शॉप से, तो हम लोगों ने देखा था कि जो 100 डेसिबल होता है वो हमको मशीन शॉप से देखने को मिलता है। सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो सीवी रमन हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किस चीज का मतलब निर्माण किया था, या किस चीज पे उन्होंने खूब अपना खोजबीन किया था, जिससे कि उनको क्या मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर 1930 वाज अवॉर्डेड टू द सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जिनको हम सीवी रमन भी कहते हैं, फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम आफ्टर हिम। तो हम पढ़ते भी हैं रमन इफेक्ट के बारे में। 28 ऑफ फेब को हम मनाते भी हैं नेशनल साइंस डे, इन्हीं को उस पे मनाते हैं। तो ये तो करंट अफेयर वाला भी हो जाता है सिस्टम यहाँ पर, जो हम याद करते हैं। तो सीवी रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट ऑन 28 ऑफ फेब, हेंस इट इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल साइंस डे। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और किस लिए मिला था? स्कैटरिंग के लिए मिला था। तो रमन इफेक्ट डील विद द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। सीवी रमन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट भारत रत्न इन 1954। जो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में। बाकी सीवी रमन तो बहुत महान साइंटिस्ट थे, उनके बारे में तो इंडियन फिजिसिस्ट भी ऑफ कोर्स, ये बात इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में याद रखिएगा। मेनली इनका काम जो था, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने लाइट स्कैटरिंग पे अपनी थ्योरी दिया था। इन्होंने लाइट स्कैटरिंग के बारे में बताया था। इन्होंने स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल किया था, डेवलप किया था इन्होंने। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। बाकी इनके बारे में तो आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। इनकी एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने क्या क्या किया था, बहुत कुछ इनके बारे में। तो इन्होंने बोला था कि जो लाइट होता है ना, वो चेंज करता है क्या। इन्होंने क्या बोला था? अ, इन्होंने बोला था कि जो लाइट होता है, लाइट चेंज इट्स वेवलेंथ, ठीक, एंड कलर। ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था, ये इन्होंने ही दिया था। व्हेन इट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, प्रिज्मा याद है जब हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे, तो ये इन्होंने ही दिया था। तो इसी डिस्कवरी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहले एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया था साइंस के क्षेत्र में। तो इनके बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। दैट्स मोर देन इनफ फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। We have two eyes because of the perception of object in the dimension of। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो आंख होता है, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायमेंशन ऑफ एरिया, हाइट, लेंथ और डेप्थ। ये एनसीईआरटी का आई थिंक क्लास 10th का आई थिंक मतलब क्वेश्चन उसी बेस से लिया गया है, कि जैसे हमारे पास एक आंख है, हमारे पास दो आंख है, तो दो आंख होने का एडवांटेज क्या है, ये आप कह सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या होता है दो आंख होने का एडवांटेज, इसको समझते हैं। ये कुछ तो होगा ही। अब जैसे हमारे टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक व्यक्ति एक आंख से 20 किलोमीटर देखता है, तो दो आंख से वो कितना किलोमीटर देखेगा? तो बहुत लोग को लगता था दो आंख हो गया तो 40 किलोमीटर देख लेगा। तो ये हम लोग के टाइम में थोड़ा सा होता था ये सब चीजें, क्वेश्चन बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही साइंटिफिक ही टाइप क्वेश्चन था। बहुत मजे मजे में सब कोई लेता था, बट देखा जाए तो कितना मतलब गांव गांव में क्वेश्चन पूछा जाता था, और ये कितना मतलब कितना रैशनल क्वेश्चन था। मतलब बहुत बड़े बड़े, इनफैक्ट मैं खुद फंस चुका हूँ इस क्वेश्चन में, कि एक व्यक्ति अपने आंख से 20 किलोमीटर देखता है, तो दो आंख से वो कितना किलोमीटर देखेगा? तो बहुत लोग बोलते थे 40, बहुत लोग बोलते थे 60, इस तरीके से आंसर आता था। तो हमारे पास दो आंख है। वी हैव अ टू आई बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायमेंशन ऑफ एरिया, हाइट, लेंथ, डेप्थ। तो देखिए, आवर टू आई आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड। जो हमारा दो आंख होता है वो पोजिशन किस पे होता है? जैसे हमारा ये सर है, तो एक आंख इधर हो गया, एक इधर हो गया, माथा है ये ब्रो ले लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड एंड इट दस रिड्यूस आवर फील्ड ऑफ व्यू इन द फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। एक आंख बंद कर लीजिए, तो वर्ल्ड लुक लाइक अ फ्लैट, मतलब वर्ल्ड जो है हमको क्या दिखेगा, टू डायमेंशनल दिखने लगेगा। इंस्टीड ऑफ 3D, 2D दिखने लगेगा। अपना आंख खुद ही बंद करके आप खुद ही प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो डेप्थ होगा उस पर असर पड़ेगा, इमेज के डेप्थ पे असर पड़ेगा, जो इमेज बनेगा हमारा। तो बिकॉज ऑफ आवर आई आर सेपरेटेड बाई अ फ्यू सेंटीमीटर, लगभग 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर का फर्क होता है दो आंख के बीच में। तो दो आंख के इसमें क्या होता है कि
सेंटीमीटर का कुछ फर्क होता है, ईच आई स्लाइटली डिफरेंट इमेज, आवर ब्रेन कंबाइन टू इमेज इनटू वन। और उससे क्या होता है कि वो इमेज की डेप्थ को और अच्छे से बेहतरीन तरीके से निकाल सकता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि व्हेन वी हैव अ टू आईज, व्हेन वी हैव अ टू आईज, व्हेन वी हैव अ टू आईज, तो उसमें क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्टीरियोस्कोपिक विजन हो जाता है। इस टर्म को याद कर लीजिएगा, स्टीरियोस्कोपिक विजन। मतलब एक तरह से कह सकते हैं थ्री डी इमेज, मतलब कि थ्री डी परसेप्शन बन सकता है, या थ्री डी इमेजिंग बोल सकते हैं। और क्या होता है, डेप्थ ज्यादा अच्छा हो सकता है, एंगल बढ़ जाता है, मतलब कि एक आंख सिंगल है तो सिंगल आंख का जो एंगल बनता है वो 150 डिग्री बनता है, 150 डिग्री। लेकिन वो ड्यूल जो आंख होता है, डबल आंख, तो वो कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री का। तो एंगल भी बढ़ जाता है हमारा, मतलब कि जो वाइडर फील्ड हो गया, वाइडर कवरेज होता है इससे। और जो कंट्रास्ट होता है किसी चीज का, मतलब ब्राइटनेस जो होता है, कंट्रास्ट, वो बेहतरीन तरीके से समझ पाता है इंसान। तो कंट्रास्ट इन्हांसमेंट हो पाता है, तो द इन्हांसमेंट ऑफ कंट्रास्ट। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ, सॉरी, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टू आई इंस्टीड ऑफ वन आई। तो ये हमारा हो गया पूरा। तो इस बस इतना याद कर लेना, बाकी तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। बाकी देखूं आप कोई और क्वेश्चन लेटेस्ट में पूछा है क्या इस पे आधार पर। मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी एरिया, हाइट, ये सब पे कोई नहीं, लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी एक्स। जो हमारे बॉडी एक्स होते हैं ना, उससे रिलीफ पाने के लिए हम किस रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड जो थेरेपी होता है, उससे क्या होता है कि हम अपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति, कोई आप में से जिम करता होगा, आप कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, जो जिमर बॉय होते हैं उनके, वो इसी चीज का थेरेपी कराते हैं, इंफ्रारेड से थेरेपी कराते हैं, जिससे कि उनका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक एसिड होता है, इसका नाम था लैक्टिक एसिड, उसकी फॉर्मेशन हो जाता है। और लैक्टिक एसिड से क्या होता है कि हमारा जो टिश्यूज होता है वो बहुत पेन करता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो उसको रिलीफ कराने के लिए इससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीजेस, द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप का, पहले तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेलीस्कोप क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हमको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि आई थिंक डीएसओ के पेपर में, किसी के पेपर में क्वेश्चन अभी पूछा गया था लेटेस्ट में। वेट अ सेकेंड, अभी थोड़ा मैं देखता हूँ किताब खोल के। बस एक सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए। एएसओ के पेपर में पूछा गया था। तो जैसे इसमें क्या है कि इसमें कंटेक्स्ट रखा गया है टेलीस्कोप का। और एक प्रश्न जो पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोस्कोप ऑल्सो, माइक्रोस्कोप। तो जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से 360 डिग्री पे कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो टेलीस्कोप पे पहले संदर्भ में समझते हैं कि जब डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि टेलीस्कोप है, उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका जो डायमीटर है उसको बढ़ा दिया जाए, तो रेजोल्यूशन जो होगा टेलीस्कोप का वो क्या होगा। तो सिंपल है, डायमीटर बढ़ाओगे आप जब ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, उसकी पावर तो क्षमता बढ़ ही जाएगी, तो इंक्रीज कर जाएगा। तो जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, अपर्चर पे ये निर्भर करता है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और द मिरर। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। रेले क्राइटेरियन फॉर द रेजोल्यूशन, ये लैम्डा, मतलब इसके बारे में इतना नहीं समझना है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन और है, पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं नए वाले बुक में, ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जिनके पास शायद आई थिंक किताब नहीं होगा, तो आप पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। बाकी जो अपडेटेड क्वेश्चन है उनको मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। लाइक द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर,
एक क्वेश्चन पूछा गया था 71st बीपीएससी में कि फोकल, दिस इज अ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन 71st बीपीएससी, फोकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर। एक प्रश्न ये है, तो जो फोकल डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर का वो क्या होगा? तो उसमें ऑप्शन में क्या था? +1 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन इज -1 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज 2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ वन इज इंफिनिटी। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्ट आप इंफिनिटी पे टिक लगा दो कि जो फोकल लेंथ या बोल सकते हैं फोकल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे कन्वर्ज और अपेयर टू कन्वर्ज। अब क्योंकि ये कर्वेचर होता नहीं है, इसमें प्लेन है, सिंपल है, तो इसमें क्या होगा कि जो इमेजेस बनेगा वो इन्फिनाइट में बनेगा। बस इसको याद रखना है कि आर जो होता है वो क्या होता है इसमें, इन्फिनाइट होता है। इसका फॉर्मूला होता है, छोड़िए इतना नहीं डिस्कस करेंगे हम, बस को डायरेक्टली आप याद कर लो। बाकी इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, इसको थोड़ा हम देखते हैं कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज तो क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर, क्वेश्चन है ये कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। अब इसमें क्या था, इसके ऑप्शन में क्या था? अभी ऑप्शन तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कि मैग्नीफाइंग जो पावर होगा, ऑप्शन क्या था कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड वन, कि जो मैग्नीफाइंग पावर होगा माइक्रोस्कोप का, ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल डिक्रीज। इसी प्रकार क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है थोड़ा, तो डायरेक्टली मैं इसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, कोई इतना फालतू का वो करना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया ना कि टेलीस्कोप का लेंस अच्छा बड़ा करने पर क्या होता है। तो सिंपल है, जो रिजोल्विंग रेजोल्यूशन पावर जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, शक्ति हो जाता है ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि लेंस बड़ा होगा तो क्या होगा, जो डायमीटर बढ़ने पर रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, तो वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि रिजॉल्व जो रेजोल्यूशन पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चीज के। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये चीज तो समझ में आ गया कि जितना बड़ा लेंस का डायमीटर होगा उतना ज्यादा लाइट अंदर आएगा। देखिए सिंपल है क्वेश्चन कि लेंस का डायमीटर, लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा मतलब इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, लाइट अंदर आएगा, लाइट एंटर करेगा, मतलब कह सकते हैं जितना ज्यादा लाइट एंटर करेगा इससे क्या होगा कि जो मतलब जो सितारे होंगे, इससे जो पास पास दिखने वाले जो तारे होंगे या जो भी मतलब स्टार्स होंगे भी अलग और बहुत ज्यादा शार्प क्लियर दिखेगा बहुत ज्यादा। तो जो स्टार्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही शार्पली दिखेगा, मतलब क्लियर कट दिखेगा हमको। तो ये तो हमको समझ में आ गया। बाकी अगला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो बीपीएससी एएसओ 2025 में पूछा था। ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने पर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पर क्या फर्क पड़ेगा। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, इज इंक्रीज, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कि दोनों की मैग्नीफाइंग जो पावर होगा मतलब जूम करने की जो क्षमता होगी उनके फॉर्मूलाज अलग होते हैं। जो मैग्नीफाइंग पावर होंगे, जो आप इसमें हम किस पे बात करेंगे, किस कंटेक्स्ट पे, एक माइक्रोस्कोप पे बात करेंगे, हम टेलीस्कोप पे बात करेंगे। तो दोनों की जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, उन दोनों की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अच्छा हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की,
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमको नॉर्मल आंख से नहीं दिखते नेकेड आई से, उनको बड़ा देखने के लिए काम आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम, जिनके पास बुक है वो तो देख ही सकते हैं। एम, दिस वन, एल अपॉन एफ इंटू डी अपॉन एफ ई, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब जो फोकल लेंथ है, कहने का मतलब है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, मतलब एफ जीरो, ये जो लिखा हुआ है, ये किसमें, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इफ, अच्छा एफ जीरो, मतलब ये वाला जो भाग है, ये, अच्छा फोकल लेंथ बढ़ेगा। आपको सोच कर, मतलब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एम क्या है। तो एम का मतलब माइक्रोस्कोप में समझ लीजिएगा, एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, तो एम मतलब मैग्निफिकेशन। एफ ई का मतलब क्या है? जो हम आंख में लगा के जो देखते हैं, मतलब जैसे माइक्रोस्कोप का दो है हो गया। अब मुझे फोटो तो मैं नहीं बना सकता, ये गोला वाला जो है जिसमें हम अपने आंख से देखते हैं, और एक नीचे की तरफ लगा होता है। तो याद रखिएगा जो एफ ई है, एफ ई का मतलब आंख वाला, जो आईज की फोकल लेंथ होती है, मतलब जो आंख से हम लोग देखते हैं, जो आंख बंद करके, एक आंख को बंद करके देखते हैं ना, तो आई पीस की फोकल लेंथ कह सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको पहले आप समझो। तो अगर एफ जीरो बढ़ेगा तो माइक्रोस्कोप का जो जूम या मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इफ ये बढ़ेगा, एफ जीरो वाला जो है, तो माइक्रोस्कोप का क्या, माइक्रोस्कोप का जो क्या होगा, जूम, या जो बोल सकते हो मैग्नीफाइंग पावर होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार टेलीस्कोप का देखा जाए, तो टेलीस्कोप में क्या होता है, दूर की चीजों को पास देखने के लिए होता है टेलीस्कोप, जैसे तारा सितारा यही सब देखने के लिए होता है ना। तो अब ये जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो देखिए, एम मतलब मैग्नीफाइंग वाला ही है, एम इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एफ ई। अब जो एफ जीरो है वो क्या है, वही वाली बात है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, मतलब कि ये जो इस तरीके से है, एक तो इधर हो गया, ये एफ ई होता है, जिससे हम देखते हैं आंख लगा के अपना, जैसे ये इंडिविजुअल है तो ये अपने आंख से इसमें देखता है, और एक बड़का वाला जो होता है आगे वाला, इसी को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं हम, ठीक है। तो जो एफ जीरो है वो क्या है, न्यूमरेटर में देखने को मिल रहा है हमको। तो इसमें क्या होगा कि इफ एफ जीरो, अच्छा ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो जो टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इफ एफ जीरो विल इंक्रीज, तो क्या होगा, जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो समरी देखा जाए इसका, अच्छा क्रक्स में देखा जाए, तो क्या समझाया गया आपको? समझाया यही गया है कि लेट, जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो फोकल लेंथ है, मतलब इफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, मतलब एफ जीरो जो है बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बढ़े पर जो मैग्निफिकेशन होगा, जूम जूम करने की जो शक्ति होती है, सैमसंग गैलेक्सी वाला ऐड करता है ना कि खूब मैग्निफिकेशन हाई है, मतलब चांद को देखने वाला। तो क्या होगा, एक तरफ माइक्रोस्कोप ले लेते हैं, एक तरफ टेलीस्कोप ले लेते हैं, तो जो माइक्रोस्कोप वाला पक्ष है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और जो टेलीस्कोप वाला पक्ष है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस इतना सा है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ द टेलीस्कोप विल इंक्रीज, इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ गया, लिखा था ना मैं, आई थिंक रफ कर दिया। तो if the focal length of the objective lens is increased, the magnifying power of microscope will decrease and telescope will increase। यही है। इसको और अच्छा थोड़ा सा और समझा जाए, तो अच्छा समझना है कि मतलब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, इफ नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, आप बता दीजिएगा उस हिसाब से, वरना फिर समझा दिया जाएगा इसको, ठीक है। मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा इस चीज को, और लेमन टर्म में समझा दूंगा। थोड़ा समय को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना काफी रहेगा समझाना।
बाकी क्वेश्चंस बहुत से अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि देख लें कोई काम का क्वेश्चन दिखता है तो। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किया गया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले में किया गया, तो वो तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, तो इससे हो जाता क्वेश्चन सॉल्व। बीपीएससी ईएसओ में पूछा गया था, तो वो तो आप कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में उन्होंने देखा था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल मैक्सवेल के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते। आप सोचो कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि बीपीएससी का पेपर रिपीटेटिव नहीं होता, थीम्स देख लीजिए रिपीटेटिव होता है। आप अच्छा पीवाईक्यूज को ढंग से लगाओगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। बस आपका बस क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ आप बस वैल्यू एडिशन कर लो, वैल्यू एडिशन जैसे यहाँ पे जो करवाया जा रहा है आप उतना कर लो, आपका मतलब मोर देन इनफ रहेगा। बाकी मतलब हाँ इतना काफी रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत बस यूपीएससी का तो तड़का मिल जाए तो काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, बस वो फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि द फोकल लेंथ द फोकल लेंथ ऑफ आई द फोकल लेंथ ऑफ सॉरी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ आई इज अंडर कंट्रोल ऑफ, तो क्या होगा इसका आंसर? एक ऑप्शन में था सिलियरी बॉडी, सेकंड वन इज आइरिस, थर्ड वन इज कॉर्निया एंड द फोर्थ वन इज पपिल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेरी बॉडी। असल में जो फोकल लेंथ होता है हमारे आंख के लेंस का वो कंट्रोल होता है सिलेरी मसल्स के थ्रू, विच एडजस्ट द लेंस कर्वेचर, जो लेंस का जो कर्वेचर होता है उसको ये एडजस्ट करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, बस बाकी बहुत कुछ नहीं था इसमें। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, हम लोगों ने देख लिया था, सॉलिड गैस और लिक्विड से तो होता ही है, वैक्यूम में नहीं होता है। बाकी सोनार वाला टेक्निक भी हम लोगों ने देख लिया था, तो बीपीएससी डीएसओ से लेके बीपीएससी ईएसओ से लेके सब क्वेश्चन रेपिटेटिव था। जो एक क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं था वो मैंने आपको करवा दिया। बाकी जो टेलीस्कोप वाला था उसको आपको समझा दिया गया है। बाकी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं फिर से उसको समझा दूंगा अच्छे से। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, आज सेशन को बस इतने पे ही ओवर कर देते हैं। मुझे तो लगा था सेशन बहुत छोटा होगा, लेकिन इतना ज्यादा घिस गया इतने क्वेश्चन में। मेरा यही रहेगा कल फिजिक्स को खत्म कर दिया जाए, इस किताब को एटलीस्ट। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि फिजिक्स का तो केमिस्ट्री मूव करना है मुझे, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन एडीओ का निकालूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं अभी बीपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज को एक्सप्लोर करके थोड़ा उसमें से क्वेश्चन लाके तब फिजिक्स का मतलब ओवरऑल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी नए नए अपडेट्स हुए थे, कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा गया था, तो पूरा एक साथ करवा देंगे। तो इस प्रकार हम आज का सेशन ओवर करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स पे लिख दें। मेल भी कर सकते हैं आप हमें, 24x7 उस पर रिप्लाई को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, ज्वाइन टेलीग्राम। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, कोई कमी है तो उसको ही बताएं, खुल के एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसाइज के लिए ये प्लेटफॉर्म एकदम ओपन है, आप रैशनल क्रिटिसाइज कर सकते हो, बेफालतू करोगे तो ब्लॉक मार दिए जाओगे। और बाकी क्रिटिसाइज कर रहे हो, रैशनली कर रहे हो कि नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं एकदम सही बात पे बोला जा रहा है, तो उस पर सुधार किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, लेक्चर जो रहेगा अब वो रेगुलर आएगा, रेगुलर बेसिस पे होगा अपडेट एकदम। कोशिश ये रहेगा पूरे वज्र सीरीज को, मतलब कि जो बचा खुचा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो साइंस है पूरा, ये सब जितना भी चीजें हैं ना, बहुत लंबा वैसे खिंच गया थोड़ा गैप की वजह से, तो इसको कम से कम 12 दिन के अंदर खत्म करा दिया जाए। ठीक है, पहले मेरा काम है कि इस सीरीज को खत्म करा दिया जाए एकदम इट सेट अच्छे से। बाकी उसमें जो वैल्यूडेशन होगा वो तो करते ही रहेंगे हम लोग, लेकिन इस किताब को अच्छे से करवा दिया जाए। धन्यवाद।